नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शुक्ला फ्रॉम डीप नॉलेज और हम लोग ज़ेनोगा बेसिक कोर्स कर रहे हैं। इसके तहत हम लोग स्पिरिचुअलिज्म क्या है, उसका पर्पस क्या है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वो कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जिसको करके हम डीप मेडिटेशन में जा पाएंगे। ये है इस ज़ेनोगा बेसिक कोर्स का पर्पस। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। ऐसा नहीं है कि जो भी मास्टर्स इससे पहले बुद्ध थे या कृष्णा थे या नानक या मोहम्मद, जिन्होंने भी जो भी टीचिंग्स दी है वो कम जानते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उस ट्रूथ को वैसे ही जानते थे जैसे सहर जी जानते हैं, लेकिन भाषा ज़माने में बदलती है, हर ज़माने में। डॉक्टर सहर से पहले थे कृष्णमूर्ति। डॉक्टर सहर की जो इंतकाल हुआ है, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है 2011 में, और उससे तकरीबन 20 साल पहले डॉक्टर हमारे कृष्णमूर्ति जी ने अपना शरीर छोड़ा है। 1990s में उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी है। 90s में ही ओशो ने भी छोड़ी है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कितना आपने बुक्स पढ़ा है, कितनी वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़ी हैं, आपकी भाषा कैसी है आपके ब्रेन में, बिकॉज ब्रेन होता है जो जब किसी ट्रूथ को एक्सपीरियंस करता है और आपको बताता है, तो आपके ब्रेन में वो शब्द होते हैं जिनको यूज़ करके आप बुक्स लिखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल डिफरेंस रहेगा कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स में और सहर जी के शब्दों में, एकदम डिफरेंस रहेगा। लेकिन जो चीज़ बताना चाहती हैं वो अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और ये किसको मालूम पड़ेगा? जो आदमी प्रैक्टिकली कृष्णमूर्ति के साथ काम करे या सहर जी की बुक्स के साथ, डॉक्टर सहर की बुक्स के साथ काम करे। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है मेरा? जो आदमी बहुत जल्दबाजी में नहीं है। आज एक हमारे फ्रेंड पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं आपने बुक ज़ेनोगा बुक 1 बोला, फिर बुक 2 बोला, फिर बुक 3 भी बोला आपने, ऐसा तो नहीं है बुक 3 के नाम से? फिर उन्होंने कहानी बताई कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे पुरानी कहावत है जिसमें एक गधे के ऊपर रस्सी से बांध के उसके आगे गाजर या खीरा रख दिया और वो गधा बेचारा उसके चक्कर में घूमता रहा। ऐसे आप हमको घुमा तो नहीं रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि जब से मैंने प्रैक्टिसेस शुरू किए हैं ज़ेनोगा की, तो एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि जब आप सिंपल सी प्रैक्टिसेस को करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंजेस, सटल चेंजेस दिखना शुरू हो जाएंगी। और जब चेंजेस दिखाई देंगी, यही प्रूफ है कि टीचिंग्स काम कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले अगर आपने कोई टीचिंग पढ़ी हो या तो किसी बुक्स को पढ़ा हो और वो बुक्स आपने पढ़ना छोड़ दिया हो या उन प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप गलत चीज़ों को पढ़े थे या गलत चीज़ों को गलत तरीके से समझे थे, इसलिए आपने छोड़ दिए। हमारी जो बॉडी है ना अनिल, उसके अंदर में बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज्ड है। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिसको अगर आप बाहर यूज़ करने की कोशिश करें तो एक्सप्लोजन हो सकता है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है। इसको कहते हैं जठर अग्नि। बॉडी में, पेट में अग्नि पैदा होती है। उस अग्नि को पैदा करने के लिए बॉडी में बहुत बारीक लेवल पे न्यूक्लियर फ्यूजन होते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमारी बॉडी, या जिसको कहना चाहिए जो चीज़ हमारी बॉडी को गवर्न कर रही है, संभाल रही है, वो इस चीज़ को बहुत सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद ऐसा बॉडी या तो ऐसी एनर्जी बना पाई है कि नेचर के लॉज के तहत एक्सीडेंट्स ना हो। आज मैं और एक बच्चा मेरे साथ बाइक पे जा रहे थे, तो बाइक पे कहीं खरोच लगी, तो उनसे बोलता है भैया इस पे खरोच लगी। मैंने कहा यार खरोच बाइक पे लगी, देखो बाइक अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे हाथ पैर को खरोच लगती है तो हमारे हाथ पैर अपने आप को ठीक कर पाते हैं। इसका क्या मतलब है जब हमारा हाथ पैर ठीक कर पाता है? इसका यही मतलब है कि हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, या कहीं पर भी जहाँ से भी हमारा बॉडी का कंट्रोल हो रहा है, उसमें कोई ऐसी एंटिटी है जो इस बॉडी को रिफ्रेश करती रहती है हर मोमेंट पे। कल हम बात कर रहे थे सेक्शन 2B का। सेक्शन 2B हमको मेडिटेशन करवाएगा, इंट्यूशन करवाएगा, और सेक्शन 2A वो हिस्सा है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी का देखभाल करता है बिना हमारे जान बुझे। बहुत अच्छा काम किया है सहर जी ने। राइट फ्रॉम द फर्स्ट पेज उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि डीप मेडिटेशन या इंट्यूशन
या कॉन्सेंट्रेशन, इनको मत कोशिश करिए। ये फर्स्ट पेज पे किया है। और जितने भी मेडिटेटर्स हैं, जितने भी गुरुज हुए हैं, उनकी भाषा में ये शुरू में नहीं आता। वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप उसको सुनने वाले हैं या नहीं, क्या आपको समझ में आएगा कि नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो बड़ी खुशी की बात है कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं हमारे ब्रेन में। एक तरफ सेक्शन 1 जिसको हम यूज़ करते हैं, और सेक्शन 2A जो हमारे पास है, और दूसरे छोर पे है सेक्शन 2B, 3 और 4। तो उनको छोड़ देना है, उनको कुछ करना ही नहीं है। अब thus we leave aside the higher sections for the time being and confine ourselves to the lower sections, which in effect means section 1 or the anatomical brain। ये जो हमारा ब्रेन है, इसी को सेक्शन 1 बोलते हैं। ये ऊपर स्कल होता है, इसके अंदर में ब्रेन होता है, इसको हम सेक्शन 1 बोलते हैं। और अभी हम एडवांस्ड सेक्शंस, जिसमें कि आत्मा है सेक्शन 4 में, या जहाँ पर मिस्टिकल पावर्स हैं सेक्शन 3 में, उसको हम छोड़ देते हैं, सेक्शन 2 को छोड़ देते हैं। अब सेक्शन 1 में all the 4 sections are coordinated as one integral whole by means of psychic quartermasters in key positions। हमारे जितने भी चारों सेक्शंस हैं, उन सारे सेक्शंस का एक बॉस होता है, एक की पोजीशन पे बैठा होता है, वही उन सेक्शंस को गवर्न करता है, और ज़ेनोगा में उनका क्या नाम दिया गया है? इन ज़ेनोगा वी कॉल इट एज सेंटर्स। देयर आर 7 सेंटर्स distributed across 4 sections of the mind। कंफ्यूजन की बात नहीं है। 7 अलग अलग सेंटर्स हैं जो कि 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। इसमें से कि 4 सेंटर्स तो पहले ही सेक्शन में हमारे पास हैं, और बाकी 3 सेंटर्स ऊपर के सेक्शंस में हैं। ये याद करने की बात नहीं है, इसको हम लोग, इसकी फोटोग्राफ्स भी हम शेयर करेंगे, जिसमें कि ट्रायंगल के फॉर्म में हमने इसको डिज़ाइन करके दिखाया है कि कैसे कौन कौन से सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। The first 4 centers of these 7 are situation section 1, यही कि सेक्शन 1 में पहले 4 सेंटर्स होते हैं। बाकी सेक्शन 2 में 5th सेंटर, और सेक्शन 3 में 6th सेंटर, और सेक्शन 4 में 7th सेंटर। ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए और याद रखने के लिए, टू मेक इट मोर कैरेक्टरिस्टिक, ज़ेनोगा कॉल्स द 7th सेंटर एज सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर। जहाँ पर सोल रहती है, जहाँ पर आत्मन रहता है, जो कभी पूरी तरह से किसी भी शरीर के अंदर आ ही नहीं सकता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है, उसको बोलते हैं सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे ऊपर। इफ वी इमेजिन एवरी पर्सन टू बी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कंप्लीट इन इटसेल्फ, 6th सेंटर का नाम जो उसके नीचे है, ऊपर तो हो गया सीनियर एमडी, उसके नीचे कौन है? जूनियर एमडी, भाई जो उसकी बॉस की बात सुनेगा। और इसके नीचे 5th सेंटर को जनरल मैनेजर का नाम दे दिया है, जो कि हमको कंसंट्रेशन वगैरह कराता है। और बाकी नीचे 4 जो सेंटर्स हैं, जो भी हम डिस्कस करेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट आज हम लोग पढ़ेंगे, चारों सेंटर्स के नाम, और वो कौन कौन से होते हैं। उनको डिपार्टमेंटल हेड बोल दिया गया है। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारी माइंड का। ठीक, उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इनके नाम भी हैं, इसी नाम को लेकर के मैं बहुत दिन से स्कूल्स में प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। इसी नाम को लेकर के मैंने वेबसाइट बनवाई थी, खैर वो वेबसाइट हमने फिर बंद कर दिया। IESM, ये 4 तो बेसिक सेंटर्स हैं। उनका नाम है इंटेलिजेंस और इंटीग्रिटी सेंटर। पता है अनिल, मैंने पहली बार इंटीग्रिटी वर्ड सुना था आज से करीब 17 साल पहले। एक गुरुजी थे, उनके आश्रम में जाकर के हमने वही 15-20 दिन का प्रोग्राम अटेंड किया था। तो इंटीग्रिटी बोलते थे, लेकिन मुझे इंटीग्रिटी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। मैं आप ही की तरह 12th में था, और इतनी बार मैंने वर्ड यूज़ किया कि मुझे फिर भी समझ में नहीं आया इंटीग्रिटी क्या है। इंटीग्रिटी का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, इंटीग्रिटी सेंटर का मतलब क्या होता है। उसके बाद इमोटिविटी मतलब इमोशन का सेंटर, फिर सेंसुओसिटी बताएंगे क्या है, फिर मोबिलिटी, ये 4 सेंटर्स हैं। उसके बाद उनका नाम है इंट्यूशनल सेंटर, जिसे हम मेडिटेशन वगैरह करेंगे, पैरामेंटल सेंटर जो हमको मिस्टिकल पावर्स का एक्सपीरियंस कराती है, और लास्ट में ट्रांसेंडेंटल सेंटर जो इन सारे सेंटर्स के परे है और इन सब सेंटर्स का बॉस है। अब चले आते हैं बड़ी बड़ी बातों को छोड़ करके ज़मीन पर जो हमारे पास है। सबसे पहला सेंटर जो हमारे माइंड में है, उसका नाम है इंटीग्रिटी सेंटर थ्रू इंटेलेक्चुअल और इंट्रोस्पेक्शन। झांकना, अपने अंदर झांक कर देखना,
ये काम है हमारे इंटीग्रिटी सेंटर का। इसका डेफिनेशन दिया है इसमें। आई सेंटर और इंटीग्रिटी सेंटर का मतलब क्या है? रैशनल रिफ्लेक्शन। रैशनल मतलब सोच समझ के रिफ्लेक्ट करना किसी चीज को, कॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली डन, जानबूझ के सोच समझ के किया हुआ। क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते तो हैं चीज़ों के बारे में, लेकिन अनकॉन्शियसली, अरे यार वो तो नहीं रही, अरे यार, या तो हम डरते हैं किसी चीज़ से, अगर वो हो गया तो, एक बार पहले हो चुका था। तो ये जो इमोशन से भरे हुए चीज़ों को हम सोचते हैं, वो रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन ये है, कल मैं वहाँ गया था, उसके बाद से उस जगह से मैं वहाँ गया और वहाँ पर वो भाई साहब मुझे मिले, फिर मैंने चाबी रखी कहाँ। ये रैशनल रिफ्लेक्शन जो आप सोच समझ के कर रहे हैं, परेशान नहीं है। इसका क्यों करते हैं आप रिफ्लेक्शन? इट्स एम इज नॉलेज, जानने के लिए, थ्रू अ बैलेंस्ड माइंड एज वेल एज डिसीजंस अराइजिंग देयर फ्रॉम, ताकि आप एक बैलेंस्ड माइंड से कुछ जान सकें और वहां से डिसीजन निकाल सकें। मैं रिपी को बार बार कहता हूं कि फ्लैट्स नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है। अभी पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है कि फ्लैट्स का मार्केट कितना बेकार है। वो आर्टिकल कभी मैं शेयर करूंगा। लेकिन ये कैसे डिसीजन आया हमारा? वैसे तो हम गलत ही करते, अखबार में पढ़कर, कहीं और से पढ़कर हम इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ करके डिसीजन लें, रिफ्लेक्शन करके, तो आपको सही नॉलेज मिलती है। कि इसी को बोलते हैं आई सेंटर, रिफ्लेक्ट करना, समझना और वहां से डिसीजन करना। दिस सेंटर इज नोन इन संस्कृत एज इहा। इसको संस्कृत में इहा बोलते हैं। इसका मतलब होता है विल टू नो। हमारे बॉडी में एक ऐसा हिस्सा है, हमारे माइंड में एक ऐसा हिस्सा है जो कुछ और नहीं चाहता, खाली जानना चाहता है बस। वो बचपन से ही काम करता है, हर चीज जानना होता है उसको। छोटे बच्चे नहीं है, हर चीज को देखते हैं, और चूंकि उनकी सेंस डेवलप नहीं होती, तो वो ये जानना चाहते हैं कौन कौन सी चीज खाने लायक है कि नहीं खाने लायक, मुंह में डाल देते हैं, हर चीज मुंह में डाल देते हैं। मीनिंग द कॉन्शियस एंड प्रोग्राम्ड एनालिसिस। अच्छा, ये कॉन्शियस और प्रोग्राम्ड एनालिसिस 1 दिन का भी हो सकता है, 4 दिन का भी हो सकता है, 4 हफ्ते का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है। अभी मैं आपसे कभी शेयर करूंगा। आज मैं पढ़ रहा था बुद्ध क्या चाहते हैं, कैसे बुद्ध को मिला। उनका जो एनालिसिस था अपने माइंड के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, 9 साल लंबा एनालिसिस किया था किसी चीज को लेकर के। तो प्रोग्राम्ड एनालिसिस अंडरटेकन विद द व्यू to acquire exact integer knowledge of a thing, problem or situation solely or predominantly by means of unbiased reasoning. तर्क मतलब जानते हैं क्या होता है? तर्क या तो लॉजिक का मतलब होता है दुनिया में जो चीज़ जैसी है, अगर आप देखना शुरू करें तो वो चीज़ आपको दिखना शुरू हो जाएगी वैसी की वैसी ही। इसको बोलते हैं लोगोस ऑफ लॉजिक या तो लॉ ऑफ लॉजिक या लॉ ऑफ रीजनिंग। अभी नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि अभी हम जब कुछ चीज़ सोचने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से हमारा इमोशंस आ जाता है, हमारा डर आ जाता है, हमारी लालच आ जाती है। अगर वो सब हट जाएं तो आप जिस भी चीज़ के बारे में जो भी जानना चाहेंगे, लॉ ऑफ लॉजिक आपको बता देगा। बिकॉज हर चीज़ के पीछे उसकी कहानी छुपी हुई है। तो अगर आप इंटीजर नॉलेज, एग्जैक्ट नॉलेज चाहते हैं किसी चीज़ का, तो वो आई सेंटर करा सकते हैं। किसी भी थिंग का, किसी भी सामान का, किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी सिचुएशन का एग्जैक्ट नॉलेज आपको आई सेंटर करा सकता है, तर्क से, सोच समझ के। दिस सेंटर गवर्न्स ऑल विच इन योगा और वेदांता फॉल्स अंडर द हेडिंग ऑफ सत्वा। थैंक गॉड, ये मेरा बहुत सालों का भगवद गीता को पढ़ के जो मेरा माइंड कंफ्यूज हुआ था, भगवद गीता ने कंफ्यूज नहीं किया था, मेरा माइंड कंफ्यूज हुआ था, क्योंकि मैं बच्चा था उस समय। सत्व गुण को मैंने जोड़ लिया था मंदिर के साथ, सत्व गुण को जोड़ लिया था मैंने घंटियों से, अगरबत्तियों से, सत्व गुण को जोड़ दिया था जो मम्मी मुझे प्रसाद देती है नवरात्र में, उसको मैंने सत्व नाम लिए सोच लिया था। सत्व ज़ेन योगा के हिसाब से होता है इंटेलिजेंस, अनबायस्ड रीजनिंग। इसलिए एक साइंटिस्ट के लैब में ज़्यादा सत्व गुण अवेलेबल मिलेगा आपको कंपेयर्ड टू अ टेम्पल, जहाँ पर हो सकता है आदमी बेवकूफ़ बना रहा हो किसी को लालच के तहत। इसको बोलते हैं सत्व। आई सेंटर होता कहाँ है? इट इज दैट हाइपोथेटिकल स्पॉट इन द ब्रेन। आपके ब्रेन में ही होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे ब्रेन में अलग अलग जगहों पर, क्योंकि जहाँ जहाँ पर ग्रे सेल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर वो सेल्स होते हैं जो चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वहाँ पर ये आई सेंटर होता है।
और इसका काम क्या होता है? कॉन्शियसली कमांड्स, रीजंस एंड गाइड्स आवर थिंकिंग। ये तर्क को और हमारे थिंकिंग को कमांड करता है, उसका मालिक है। ये तो डेफिनेशन है आई सेंटर का, बुद्धि का। अगर मैंने पढ़ा नहीं होता अनिल, तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि मैं क्यों गलत डिसीजंस लेता था, या मुझे कभी नहीं मालूम पड़ता कि मैं सही कैसे डिसीजन ले सकता हूं। मैंने जब से ज़नोगा पढ़ना शुरू किया है, तब से मैंने डिसीजंस को जल्दी लेना बंद कर दिया है। कौन जल्दी डिसीजंस लेवाता है हमारे अंदर? कौन फोर्स करता है? ये अगला सेंटर, ई सेंटर। ई सेंटर को बोलते हैं इवोकेटिव ऑफ इमोशंस। वो सेंटर जो हमारे अंदर में इमोशंस पैदा करता है। बड़ा लंबा डेफिनेशन है, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक शब्द इसके आप समझें, क्योंकि मैंने एक एक शब्द को खोज खोज के उसके मतलब निकाले थे। ई सेंटर का मतलब क्या है? द फोकस। एक ऐसा फोकस, एक ऐसा प्रोजेक्शन, और द पॉइंट टू विच ऑल इमोशंस कीप अटेंशन डिवाइडेड, जहां पर सारे इमोशंस रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। दैट इज एबिलिटी और प्रोपेंसिटी ऑफ इमोशंस टू कॉर्नर और डाइवर्ट अटेंशन टू देमसेल्व्स। ये सेंटर, इसके अंदर में एबिलिटी होती है कि हमारा सारा अटेंशन जहाँ कहीं हमारा अटेंशन है, वहां से खींच करके डाइवर्ट कर सकता है। इट इज दैट हाइपोथेटिकल स्पॉट, वो स्पॉट हमारे ब्रेन में विच अराउजेस, जो अराउज करता है, जगाता है ऑल स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। अचानक से फीलिंग, हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। Spontaneous feelings, spontaneous and even unnoticed or semi-conscious reactions, activity out of feelings. मैंने देखा है अपने अंदर में, जब मैं अल्ट्रासाउंड करता हूं, कोई नहीं देख पाता, मैं अकेले देख पाता हूं कि जब कोई बच्चा आता है तो मेरे थॉट्स कैसे होते हैं, कोई बुढ़ा आता है तो मेरे थॉट्स कैसे होते हैं, कोई जवान लड़की आती है तो कैसा होता है, और जवान लड़की में भी अगर खूबसूरत लड़की आती है तो कैसा होता है, कम खूबसूरत लड़की आती है तो कैसा होता है, अमीर आदमी आता है तो कैसा होता है, गरीब कैसा होता है। ये जब भी कोई आता है तो मैं देखता हूँ मेरे एक्टिविटी में बहुत सटल थॉट के लेवल पे चेंज होता है। पहले तो मैं इसको समझ ही नहीं पाता था, लेकिन धीमे धीमे समझ में आना शुरू हुआ। फिर जब ऑब्जर्वेशन हुआ तो धीमे धीमे उसको बैलेंस भी करना शुरू किया मैंने। आज एक बच्ची आई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग यूजुअली हिस्ट्री पूछते हैं जब भी अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो उसने बोला सर मुझे यहाँ तक दिक्कत है, यहाँ दर्द होता है। मैंने सोचा कि अच्छा, तो मैंने कहा, फिर खुद ही बोली हूँ कि सर वो एक्चुअली मैंने ना 40-50 दवाई खा ली थी सुसाइड करने के लिए। तो अगर ऐसा चीज़ मेरे साथ पहले हुआ होता, जब मैं ज़नोगा नहीं पढ़ता, तो मुझे बड़ा या तो गुस्सा आता। मैंने देखा है, मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड हैं, जब भी वो किसी पॉइजन के केस को देखते थे कॉलेज में, तो डांटते थे उसको, अकल तुम्हें खराब है। लेकिन डांटने से कभी किसी को कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन मैं देख पा रहा था कि कैसे मेरे फ्रेंड्स डांटते हैं, मेरे मन में कौन सा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने उसको क्या किया, उसको मैंने ये बोला कि क्यों खुद को क्यों मार रही थी रे, जिससे गुस्सा थी उसको मार देना चाहिए 2-4 झापड़ खींच के। बोलती है सर वो मेरे पति के साथ मेरा नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने कहा डिवोर्स कर दो, सिंपल सी बात, मरना क्यों। खैर वो बात लंबी है, उसमें हम लोग बाद में जाएंगे। तो ये वो सेंटर है जो इमोशंस को अंदर चलाता है, और वो सारे स्पॉन्टेनियस, इवन अननोटिस्ड और सेमी कॉन्शियस, ये सेमी कॉन्शियस इमोशंस है जो आपको किसी एक ही काम को करते करते मालूम पड़ता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप वॉकिंग मेडिटेशन करते हैं किसी खास जगह पर, तो वहाँ पर वही इमोशंस आते हैं रेगुलर। लेकिन अगर वहाँ पर आपको वो इमोशंस नहीं आते, कोई और इमोशंस आते हैं, तो आप इमोशंस को आप फटफट पकड़ सकते हैं। इसलिए तावरिया जी का एक एक्सरसाइज है जो आप प्रिज्म नहीं लेकर आए थे, प्रिज्म को देखेंगे तो आपको अपने थॉट्स या इमोशंस को देखने में हेल्प मिलती है। तो सेमी कॉन्शियस ऐसे इमोशंस जो आपको नहीं मालूम पड़ते, अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस इमोशंस और फीलिंग्स, ये वो क्षेत्र है, वो डोमेन है जिसमें सारे इमोशंस एंड पैशंस होते हैं, हमारे पैशंस रहते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा। लेकिन कुछ और चीजें सहर जी बोल रहे हैं, इरैशनल बिलीफ्स। मैंने देखा है यार, पेशेंट्स आते हैं या तो पेशेंट, अरे मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को, मेरे सगे वाले हैं, जब उनके बच्चे या किसी रिश्तेदार का बहुत जान पहचान का हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो लोग भगवान के मंत्र पढ़ते रहते हैं। वैसे कभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब ऑपरेशन होता है, मरीज आते हैं बहुत से, वो लोग अपना, उनको पूछो क्या परेशानी है, बोलते हैं आप करिए डॉक्टर साहब। हुई मंत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे पेट में कुछ बीमारी निकल ना आए। हमारे बिलीव्स होते हैं,
अगर हम ये कपड़े पहन लें तो ये हो जाएगा, हम ये मंत्र पढ़ लें तो ये हो जाएगा। कभी उसको प्रूव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारे इरैशनल बिलीव्स, इसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। पैशनेटली हेल्ड अटैचमेंट्स एंड अवर्जन्स, हमारी बहुत सी अटैचमेंट्स हैं। नहीं ये किताब तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, फट गई है, पुरानी हो गई है, फिर भी। आज मैंने एक बहुत पुरानी किताब में एक बहुत पुराना सा एक कागज़ का चिट्ठा देखा, जिसमें मैंने रिम्पी को एक लव लेटर लिखा था छोटा सा। तो रिम्पी ने अपनी किताब के अंदर छुपा रखा था। जब निकाला तो मुझे याद आई वो। फिर मुझे लगा कि इसको संभाल के रख लूँ, फिर मुझे लगा कि संभाल के किस लिए रखना, तो मैंने उसको लिख दिया। ये पैशनेटली हेल्ड अटैचमेंट्स हैं, या तो अवर्जन्स, हमको इससे नहीं मिलना, हमको इससे बात नहीं करनी, इसको बोलते हैं एवर्जन। ऑल फॉर्म्स ऑफ डाइवर्स एंड इवन कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, हमारे मन में बहुत से लोगों के लिए हेट्रेड होता है, उन्हीं के लिए प्यार भी होता है, ये हमको समझ में नहीं आता क्यों होता है। तो इसको बोलते हैं डाइवर्स या तो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स, प्यार और हेट्रेड दोनों। ये कहाँ पे होता है? इमोशन के सेंटर में होता है। हमारी फैंसीज, जो हमारी बड़ी बचपन से कल्पनाएं होती हैं। मैं जब रिम्पी से शादी करने वाला था तो रिम्पी मुझसे बोलती है, बता आशु मुझे बचपन से, हम लोग के पास बहुत पैसे रुपए नहीं थे रिम्पी के पास उस समय, बोलती हम मेरे बचपन से मन था कि एक बारबी की डॉल मेरे पास आए। तो मैंने गिफ्ट में उसको, सोचिए MBBS डॉक्टर को मैंने बारबी की डॉल गिफ्ट की थी। ये फैंसीज होते हैं, कपड़े, विम्स, हमारे नखरे, हम ये नहीं करेंगे। हमारी टेंडेंसीज, किसी भी चीज़ को करने की आदत, हम नहीं जानते क्यों कर रहे हैं, और अगर वो डिस्टर्ब हो जाता है तो हमको खराब लगता है। ऑल आवर सबकॉन्शियस इंक्लिनेशंस, बहुत सी ऐसी अचेतन में इंक्लिनेशंस हैं, वो सब निकल के आती हैं, रोज रोज निकल के आती हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं पड़ता। हमारे सारे ऐसे डिसीजंस, ऑल डिसीजंस नॉट केयरफुली डिबेटेड। आज मैं इसी का एग्जाम्पल बताता हूँ। ऐसे डिसीजंस जिसको आपने पहले सोच समझ के नहीं लिया। हमारे एक पैथोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जॉब छोड़ दी, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं बेचारे, बिजनेस करना चाहते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक दूसरे पैथोलॉजिस्ट आए हैं, उन्होंने जॉब छोड़ दिया 5 साल के लिए, फिर वापस फिर से उसी जॉब पे आए हैं। तो ये क्या था? अगर आपको फिर से वही चीज़ करना पड़े तो ऐसे डिसीजंस जो आप बिना सोचे समझ लेते हैं। और बड़ा एक अच्छा सा वर्ड यूज़ किया है सहर जी ने यहाँ पे, ऑल ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस। जैसे वो नहीं, हमारे सलमान खान बोलते हैं, एक बार मैं बोल देता हूँ ना तो मैं अपनी भी नहीं सुनता हूँ। या जो कहानियाँ हैं कि हमारी ज़ुबान हमने दे दी तो अगर गलत है तो उसको वापस ले लेना चाहिए, लेकिन हमारे ऑल स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब तुरंत किए हुए डिसीजंस। पुराने ज़माने में होते थे, राजा महाराजा गले से माला निकाल के दे दी खुशी में आकर के, और अगर गुस्सा आ गया तो गर्दन कटवा दी। ये स्पर ऑफ द मोमेंट डिसीजंस होते हैं। ऐसे सारे डिसीजंस दैट यू लेटर रिग्रेट, जिसको आप बाद में रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। एंड वन न्यू दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी वुड बी लेटर रिग्रेटेड, और या तो आप जानते हैं कि मैं बाद में इस चीज़ को रिग्रेट करूंगा, लेकिन आप फिर भी मजबूर रहते हैं करने के लिए। ये सब कहाँ आता है? ई सेंटर में, इमोशंस के सेंटर में। हमारे सारे जनरल अनएक्सप्लेन्ड और इनएक्सप्लेनेबल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जिसको भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आप क्यों पसंद करते हैं या क्यों नापसंद करते हैं, ढेर सारी पसंद और नापसंद हमारे अंदर में हैं, वो सारे ई सेंटर में आते हैं। दिस सेंटर, ये सेंटर करता क्या है? गवर्न्स ऑल विच इन योगा, ये मैं नहीं जानता था, इसको मैं ये वर्ड को कभी भी इस चीज के साथ जोड़ नहीं पाता। योग में या वेदांत में रजस गुण के साथ जोड़ा गया है। रजस गुण के साथ मुझे पता लगता है, क्या लगता था, कृष्ण ने गीता में कहीं रजस गुण बोला है। जो क्षत्रिय होते हैं वो राजसिक होते हैं, दौड़ भाग, मसाला, मीट मसाला खाना और मारपीट करना, ये राजसिक गुण हैं, राजाओं के गुण। राजसिक मतलब राजा हिंदी में, तो कंफ्यूज हो गया। लेकिन बेसिकली रजस गुण क्या है? इमोशंस। रजस का मतलब होता है एक्टिविटी और एक्टिवली बिगन और कंटिन्यूड ऑन इनिशिएटिव ऑफ वन और मोर इमोशन। आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी एक या एक से ज्यादा इमोशन की वजह से चालू किया गया काम, किसी भी लालच के तहत चालू किया गया काम, इसको बोलते हैं रजस। कोई भी एक्टिविटी बिकॉज ऑफ इमोशंस। इसको संस्कृत में बोलते हैं इकायान। इकायान मतलब होता है फोकस। डिफरेंस है बड़ा। इंटेलिजेंस मतलब एक दिया, इसकी रोशनी में सब कुछ आपको दिखता है,
और इमोशन मतलब एक ऐसी रेखा जो आपके पूरे फोकस को पकड़ लेती है, आपको जाने नहीं देती, पकड़ के अपने पास रख लेती है। जैसे कि गर्दन पकड़ ले किसी चीज, आप कुछ और सोच ही नहीं पाते। इमोशंस टेंड टू फोकस ऑल अटेंशन टू देमसेल्व्स। इमोशन का यही काम होता है कि वो सारी अटेंशन अपने पास पकड़ के रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे खतरनाक सेंटर जो है उसका डेफिनेशन, एस सेंटर या सेक्स सेंटर, इसको मैं यूजुअली बोलता हूँ। इसका नाम है सेंस वो वाइटैलिटी सेंटर।